ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो मासेस के बीच में, मान लीजिए m1 है और ये मासेस m2 है, दो मास के बीच में अगर r डिस्टेंस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो लगता है F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां पर g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी जी की। इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, वही यूनिट ये हो जाएगी। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो फोर्स आपका होता है सेंट्रल, कंजर्वेटिव, लॉन्ग रेंज। सेंटर मतलब सेंटर के लॉन्ग लगता है, ये याद रखने वाली बात है। मीडिएटेड बाय ग्रेविटॉन, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम चेंज कर दोगे फोर्स यही रहेगा। न्यू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट मास। 1 केजी पर जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये हमेशा इनवर्ड होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मास एक ही तरह का होता है, ये बेटा ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। हमेशा ये क्या करता है सर, अट्रैक्ट करता है। हमेशा ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब यहां पे मैंने एक असर्शन रीजन दिए हैं, क्या आप खुद पढ़ के करेंगे, क्या आप खुद पढ़ के इस सवाल को करेंगे। थोड़ा पानी ज्यादा पी लिया तो वॉशरूम जैसा कुछ चीज लग रहा है ना। क्या इस सवाल को आप खुद करेंगे, हाँ सर कर लेंगे। कर तो असर्शन रीजन दिया हूं, दिया हूं। देख, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स एनी पेयर ऑफ गुड, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड फॉर पॉइंट मास और स्फेरिकल मास। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अलग बात है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अलग बात है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास और स्फेरिकल मास के लिए सही होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास और स्फेरिकल मास के लिए सही होता है। कौन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटेशन का फेनोमेना हमेशा वैलिड है। द वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम जीरो व्हेन द पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ ये सही है, तो दोनों सही है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। क्या कहिए जनता, वेरी गुड जनता, आई प्राउड ऑन यू। नेक्स्ट, gravitational fields present in a region and mass shifted from A to B through different path, then work done by gravitation is same। चाहे इस रास्ते से आओ, इस रास्ते से, इस रास्ते से आओ, work done by gravitation does not depends upon path। इंपॉर्टेंट है, work done by gravitation does not depends upon path। Two objects of equal mass placed at certain distance and attract each other with a force F। दो मास है, r डिस्टेंस पे तो फोर्स F लग रहा है, F बराबर होगा G m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर, मतलब इसका 1/3 मास ले गया तो बचेगा कितना, 2/3, तो ये हो जाएगा 2m/3, और 1/3 ले जाके इसमें दे दिया तो m + m/3 हो जाएगा 4m/3। तो अब नया फोर्स क्या लाएगा, नया फोर्स लाएगा G 2m/3 4m/3, तो ये हो जाएगा तेरा 8m²/9। वाह बेटा वाह, तो 8/9 टाइम्स तुम्हारा मास चेंज हो रहा, फोर्स चेंज हो रहा है। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बताइए प्लीज। सी, यस 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 सी। कुछ जनता जल्दीबाजी में बी बोल गई, कुछ ही जनता है वो, कुछ जनता जल्दीबाजी में बी बोल गई, कुछ जनता जल्दीबाजी में बी बोल गई। अच्छा ये करो, ये कर दो भाई साहब, ग्रेविटेशनल लॉ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पीएचडी करा दिया। To a sphere of mass small m capital M situated in the air and the gravitational force between them is F। भाई मानना पड़ेगा यार, लेकिन जितने भी सवाल लिखे हैं सबको पूरा पढ़ा है मैंने, थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि ये सवाल लिख दिया घर कर लेना, ऐसे सवाल है ऐसे ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, पूरा पढ़ा है यार सवाल को।
टू स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एंड कैपिटल, मैं खुद नोटिस किया है, स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विद लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इतना देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम्स सेम रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को डैश फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल फोर्स को डैश फर्क नहीं पड़ता कि उसके अराउंड मीडियम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को डैश फर्क नहीं पड़ता उसके अराउंड मीडियम क्या है। नेक्स्ट देखिए, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी किया होगा, क्या मान लीजिए यहां पे स्मॉल एम मास है और यहां पे 4 टाइम्स ऑफ मास है, तो थर्ड मास कहां रखें कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। थर्ड मास कहां रखें कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या करेंगे, तो बहुत आसान है कि यहां से ये मान लीजिए आर है, तो छोटे वाले मास से एक्स डिस्टेंस पर रखेंगे, जहां पे आई जीरो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, या कोई मास रखोगे उस पर फोर्स जीरो होगा, उसकी डिस्टेंस होती है फ्रॉम स्मॉलर मास, फ्रॉम स्मॉलर मास होती है आर बटा रूट एन प्लस वन। आर बोलो क्या है, आर है 12, तो आर आप रखेंगे 12, रूट एन, एन की वैल्यू एन की वैल्यू एन की वैल्यू, इससे कितना गुना है, रूट 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, तो आएगा 4। लेकिन हमसे कहां से पूछा है, सवाल पढ़ो पूरा, तो बोला है एम नॉट विल बी जीरो फ्रॉम 4m, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 12 माइनस 4 बराबर 8 मीटर। फोकस करो ध्यान से, क्या सही बोल रहा हूं, क्या सही बोल रहा हूं, आते हैं ऐसे सवाल, खूब आते हैं सर। नेक्स्ट एक चीज देखना, ये बेटा रिंग है, रिंग का मास m है, रेडियस r है। अगर तूने ग्रेविटेशन अच्छे से कर लिया तो क्या बेसिक बेसिक इलेक्ट्रोस्टैट भी हो जाता। मान लीजिए रेडियस r है, मास m है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सर यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, याद करो जी एम एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसका ग्राफ क्या होगा, सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, हाँ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है रिंग के एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू एक्स बटा एक्स डिस्टेंस पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ एक्स जीरो पे जीरो आएगा, बढ़ाने पे बढ़ेगा, फिर रेक्टेंगुलर हाइपो, नहीं ऐसा नहीं, पहले स्ट्रेट लाइन, पहले स्ट्रेट लाइन होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घट जाएगा, ऐसा होगा। और ये x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम आएगा। बताइए बताइए बताइए, सही है क्या, हाँ सर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होता है। हाँ, हॉलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर आप अंदर में कहीं भी देखेंगे, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इनसाइड इनसाइड हॉलो हॉलो स्फीयर, तो वो होता है बेटा जीरो। और आउटसाइड में सारा मास सेंटर पे मान के आर डिस्टेंस पे अगर आउटसाइड लिखोगे, वेक्टर साइन के साथ लिखोगे, तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, डायरेक्शन आर कैप। यहां पे अगर आई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे, तो सबसे पहली बात ज्यादा पीरियड निगेटिव में होगा, अंदर में आई जीरो होता है, बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ऐसा है। अगर सॉलिड स्फीयर का देखोगे, सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, सुनना अच्छे से बेटा, आर डिस्टेंस है, हाँ यहां से एक्स डिस्टेंस पर सॉलिड स्फीयर के अंदर देखोगे, तो आई बराबर होगा जी कैपिटल एम एक्स बटा आर क्यूब। सही है क्या, डायमेंशनली देखना बेटा, हाँ सही है, एकदम सही है। ये होता है अंदर में कहीं पे मैग्नीट्यूड लिखा है बस, अंदर में कहीं। उसी तरीके से तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू एक्स बटा आर क्यूब, ये याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर इनसाइड, तो ये इनसाइड है। इनसाइड सॉलिड स्फीयर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है वो होता है जी कैपिटल एम एक्स बटा आर क्यू। सरफेस पर क्या होगा, सर सरफेस पर यही चीज हो जाएगी, सरफेस पर यही चीज हो जाएगी जी एम बटा आर स्क्वायर, और आउटसाइड क्या होगा जी एम बटा स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आप अगर एक्स डिस्टेंस पर चलो देख रहे हो, एक्स डिस्टेंस पर देख रहे हो, तो जी एम बटा एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है क्या, क्या होगा जी एम बटा एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया।
अब इसका यूज कर सकते हो तुम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अच्छा, मैंने पूरा डिटेल में सिलेबस पढ़ा है बेटा। जो वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एंगुलर स्पीड के साथ नहीं पूछा, हाइट और डेप्थ के साथ ही पूछा है। अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर देखूं, सरफेस पर मान लीजिए ये अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस r है, मास m है और रेडियस क्या है, r है। इसके सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm बटा r स्क्वायर, जहां पे m मास ऑफ द अर्थ है, r रेडियस है। m को लिख सकते हो 4/3 पाई r क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई जीरो r। तो किसी भी प्लेनेट पे भाई, इस पर सवाल आए हैं, इस पर सवाल आए हैं, क्या सवाल आए हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट के लिए होता है जी उसका मास बटा रेडियस का स्क्वायर, मास को कांस्टेंट रखे रेडियस चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर का ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4/3 पाई जी रो आर भी होता है। अगर आप डेंसिटी को कांस्टेंट रखे रेडियस चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस का ये ग्राफ बनता है। बताओ सर, बढ़िया बात है। अच्छा, किसी प्लेनेट का रेडियस डबल कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कमेंट में बताओ। किसी प्लेनेट का हमने रेडियस डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ क्या होगा। अगर किसी प्लेनेट का हमने रेडियस डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बताओ, बताइए। अगर किसी प्लेनेट का हमने रेडियस डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बताइए। कैनॉट से, कैनॉट से, डिपेंड्स कि मास कांस्टेंट रख के रेडियस डबल किया है तो 4 गुना कम हो जाएगा, और डेंसिटी कांस्टेंट रख के रेडियस डबल किया है तो डबल हो जाएगा। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, G/4 डैश, गाली दे दूंगा अभी। देख, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, अगर अर्थ सरफेस से h हाइट पर जाके देखोगे, यहां पर जाके देखोगे तो यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस h। हाँ, तो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा G0r स्क्वायर, G0r स्क्वायर बटा r प्लस h का होल स्क्वायर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एमआर स्टार बहुत काम आएगी, याद रखना। GM बटा r स्क्वायर बराबर G था, हाँ, तो G कैपिटल M बराबर स्मॉल g r स्क्वायर होता है, जहां पे ये स्मॉल g सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। भाई ये कन्वर्जन ना मैं पहले करते करते थक जाता था, तो मैंने ये सेट ही कर दिया। फिर जब भी तुम्हें कहीं रिलेशन दिखे तो याद रखना GM बराबर होता है G0 r स्क्वायर, G कैपिटल M होता है G0 स्मॉल r स्क्वायर। बहुत काम आता है। जैसे मैं तुम्हें देख यहां पे एक लाइन में ड्राइव करके बताता हूं, यहां से अगर यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखोगे तो ये सीधा होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GM बटा, क्योंकि भाई यहां पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगेगा, स्मॉल m रखोगे तो GM स्मॉल m बटा r स्क्वायर, r ये डिस्टेंस हो गया, r प्लस h का होल स्क्वायर। अब फील आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना, सर GM तो स्मॉल g r स्क्वायर होता है, देखूंगा कन्वर्जन बहुत काम आएगा। तो स्मॉल g r स्क्वायर लिखोगे, स्मॉल g r स्क्वायर बटा r प्लस h का होल स्क्वायर, खत्म। यही तो फॉर्मूला है, h हाइट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो है सर। GH बराबर G0 r स्क्वायर बटा r प्लस h का होल स्क्वायर। भाई साहब क्या आग लगा दी। ये कब लगाओगे, ये असली फॉर्मूला है, कभी भी लग सकता है, लेकिन बड़े हाइट के लिए लगाते हैं जब h और r तुम्हारा कंपेरेबल हो। अगर r बहुत बड़ा है h से तो G0 1 माइनस 2h/r होता है। अच्छा, उधर लिख दिया है वो, चलो मैं मिटा के फिर से लिख देता हूं। देखो इधर क्या होगा, तो GH इज इक्वल टू होगा G0 1 माइनस 2h/r। ये नकली फॉर्मूला है, कब लाएगा, छोटे हाइट पे लाएगा, छोटे चेंज के लिए लाएगा, ये बड़े चेंज और बड़े हाइट पे लाएगा। बोल, पूरा ड्राइव ही कर दिया, बोल ठीक है। अब आगे देख, मान ले ये स्फीयर है, हाँ सर स्फीयर है, ये मास है m और रेडियस है r, ये मास है m और रेडियस है r। अब अगर मैं सरफेस से d डेप्थ पर यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछूं तो सरफेस से d डेप्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G0 1 माइनस d/r।
यही असली है, यही नकली है, यही असली है, यही नकली है। ये हर हाइट के लिए यही सही है, चाहे डेप्थ के लिए चाहे सही है, तुम कुछ भी लगाओ। अच्छा, अगर छोटा चेंज इस जी नॉट को अंदर ले जाओ तो जी नॉट दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा जी। जी नॉट अंदर गया फिर उधर गया तो डेल्टा जी, और ये होगा जी नॉट 2h/r, फिर जी नॉट को नीचे लिख दो तो ये है रिलेटिव चेंज इन जी बराबर हो जाएगा -2h/r। छोटे चेंज में रिलेटिव चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है -2h/r। 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी तरीके से यहां ड्राइव करोगे तो डेल्टा जी/जी हो जाता है -d/r। तो एक सवाल पूछते हैं, डी डेप्थ फॉर एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है, तो डी और आर के बीच में रिलेशन बताओ। तो यहां पर ये और ये बेटा बराबर है, तो डी और आर में रिलेशन बताओ। ये इसके बराबर हो जाएगा, हाँ सर। तो -r से -r कट जाएगा, 2h बराबर डी। 2h बराबर डी वो डेप्थ और हाइट है जहां पे g इक्वल होगा d डेप्थ और h हाइट पे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये सर बहुत इजी है। ये रोटेशन वाला टर्म मैं एक बार बता देता हूं, रोटेशन वाला टर्म एक बार बता देता हूं, लेकिन नॉट इन सिलेबस। बेटा नहीं लिखा है सिलेबस में, मैं क्या करूं, नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है वेरिएशन ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। फिर भी याद रख लो, किसी भी थीटा एंगल पे जी नॉट माई ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका इफेक्ट इक्वेटर पे सबसे ज्यादा पड़ता है। परसेंटेज जे 0.3% होता है। अगर टाइम पीरियड 84 मिनट हो जाए तो हम वेटलेसनेस फील करते हैं। अगर हम शेप की बात करें तो ये थोड़ा चिपटा होता है। पोल की रेडियस जो होती है वो कम होती है और इक्वेटर की रेडियस ज्यादा होती है। तो पोल इक्वेटर की रेडियस ज्यादा होती है, पोल की कम होती है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा पोल पे वो ज्यादा होता है इक्वेटर के कंपेयर में, और रोटेशन की वजह से और इसके वजह से भी। अच्छा, पोल पे रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, याद रखिएगा, पोल पर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेज एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द सरफेस। सही बात है यार। एक्सेलरेशन टू द अर्थ ग्रेविटी सेम एट h एंड डेप्थ d फ्रॉम द अर्थ सरफेस इफ h बराबर d। रॉन्ग है, क्योंकि मैंने अभी दिखाया 2h बराबर d आता है। ये गलत है, ये सही है। बताइए बताइए, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, जी का ग्राफ, जी का या ई का ग्राफ सेम होता है, क्योंकि जी बराबर भी होता है फोर्स बटा मास और ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है फोर्स बटा मास। तो अर्थ के या सॉलिड स्फीयर के लिए बनाते हो तो अंदर में तो स्ट्रेट लाइन और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगुलर ये सही है, दोनों तरफ अजीब सा है, पैराबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी दोनों तरफ अजीब सा है। ये और ये अगर देखोगे तो फील्ड है, फील्ड है, तो इससे ज्यादा एप्रोप्रिएट ये ग्राफ होगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। सी नहीं होगा, स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसका सी कह रहा है, इसका ए होगा। ए क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो मैग्नीट्यूड है ना बस, लेकिन डायरेक्शन के साथ बेटा वो सही होगा, डायरेक्शन के साथ वो सही होगा। एसर्शन रीजन है, ये करते हैं, रुको ये करते हैं। एक न्यूमेरिकल पहले देता हूं तुम्हें, मुझे लगता है आप लोगों ने सही किया होगा। डी आ रहा है गाइस, आंसर डी आ रहा है, सही है। चलो कर लोगे ऐसे सवाल। चलिए ये देखिए, ये भी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ जी ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है, वेट कम होगा। The direction of acceleration due to gravity of Earth always point towards the center of Earth without any variation of magnitude। नहीं, मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन सेम रहता है। At equator direction of acceleration due to gravity is towards the center of Earth। At equator, हाँ ये तो सही है। नेक्स्ट देखिए, जी का ग्राफ। अरे यार जी का ग्राफ कितनी बार पूछोगे, ये होगा। इसमें निगेटिव नहीं दिया तो मैग्नीट्यूड देखेंगे। भाई ये दोनों टेढ़ा है, अरे ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, कांस्टेंट थोड़ी ना होता है, ऐसा होता है जी, स्ट्रेट लाइन एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये करिए, इमेजिन अ न्यू प्लैनेट having same density as the earth but 3 times the bigger than the earth size। if acceleration due to gravity on earth surface is g then surface of the new planet is। भाई मेरे मैं बताऊं, सिंपल है, ये आंसर होगा बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के, सीधा ये आंसर होगा। कैसे बोल, कैसे बोल? तो न्यू प्लैनेट डेंसिटी बेटा सेम बोल दिया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, जितना साइज उतना ज्यादा। नेक्स्ट देख,
If r is the radius of earth and g is the acceleration due to gravity on earth surface, then mean density is equal to, अरे यार ये तो बहुत आसान है, g बराबर 4/3 पाई जी रो आर, ये रो पूछा है, अरे यार फर्जी, ये 2023 का सवाल है जबकि, इसलिए करा रहा हूं। रो बराबर हो जाएगा 3g बटा 4 पाई कैपिटल जी आर। ओ भाई है देख नीट 2017 का सवाल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर एबव द अर्थ सेम एज द डेप्थ d 2h/d होता है। ये 1 किलोमीटर, 2 और इंटू 1 2 किलोमीटर। ये देखो, बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच इट विल वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। देखो नीचे लिनियरली घटता है तो आधे डिस्टेंस पे आधा हो जाएगा। नीचे जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिनियरली घटता है, तो वेट लिनियरली घटेगा बेटा। क्या घटेगा? लिनियरली घटेगा। ठीक, क्लियर है क्या? चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है सिंपल माइनस GM/r, है ना, पॉइंट मास का। फॉर द पॉइंट मास का यहां लिखता हूं, पॉइंट मास का r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है माइनस GM/r। मानते हो? हाँ सर, पॉइंट मास का ये होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट मास का हो जाएगा सिंपल सबका सम। अगर हॉलो स्फीयर के अंदर देखोगे तो इनसाइड रीजन में v इनसाइड आपका कांस्टेंट होता है माइनस GM/r और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर ग्राफ बनाओगे मॉड ऑफ v वर्सेस r का तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा क्या पोटेंशियल का? कम ऑन भाई, पूछते हैं, मजाक नहीं है। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ऐसा ग्राफ बनेगा क्या? यस सर, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ऐसा बनता है। सॉलिड स्फीयर के अंदर देखोगे तो सॉलिड स्फीयर के अंदर ये फॉर्मूला होता है। ग्राफ देखोगे मॉड v बटा r, तो अंदर पैराबोला बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस होता है। ये आप याद रखिएगा, सेंटर में पोटेंशियल 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस होता है। पोटेंशियल ऑफ कोर्स रेफरेंस पर डिपेंड करता है। एक बढ़िया सवाल लिखा है बेटा, अगर तुम ये कर लिए ना तो भाई पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ आ गया। सवाल को ध्यान से सोच समझ के करना, अच्छा सवाल है, खुद करो, बढ़िया सवाल लिखा है बेटा। सिंपल प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना, तो 3 गुना रेडियस किया तो रेडियस के बराबर होगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेडियस के क्या होगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। टू बॉडी ऑफ मास 10 kg एंड 100 kg सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर, जीतना है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा माइनस g इंटू 10 kg बटा 1 मीटर डिस्टेंस, माइनस g 100 kg बटा 1 मीटर डिस्टेंस। तो यहां से माइनस g बाहर अगर आ जाता है तो 100 और माइनस जी बाहर निकल लिया तो ये हो जाएगा 110। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 110। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, यस डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है, सब सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करो, 2 जीरो इस पर नीचे उतार दो, 10 का पावर -10, ये 1.1, 1.8 को 6.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7.3 टाइम्स। ये होगा 7.3 10⁻⁻9 निगेटिव साइन के साथ। अरे यार निगेटिव में एक ही ऑप्शन है, बकलोल। अरे यार क्या बकलोली है, निगेटिव में एक ही ऑप्शन था यार। चलिए नेक्स्ट देखिए। A diametric tunnel dug across the earth. A ball is dropped into the tunnel from one side. Then velocity of the ball when the reaches the center of the earth is. ये तुम्हारा एक अर्थ है। यहां पर बेटा एक टनल बनाया है इस तरीके से। यहां से एक स्मॉल एम मास को क्या कर रहे हैं हम? ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी? बेटा ये सवाल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है। इतना याद रखना, एक चीज बस यहां पे याद रखना, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो हम ऐसे लिखते हैं G m1 m2 बटा r, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इंटू एम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब देखो, अब तुम्हें पता है क्या लगाना है? COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा सवाल है लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूं, सुन ले, आ गया नीट में तो टट्टी मत कर देना, सुन ले। यहां पे सेंटर है, ये रेडियस r है,
तो अगर इस स्फेयर का मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, तो इस स्फेयर और पॉइंट मास के बीच का पोटेंशियल बोल, ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। और जब सेंटर पर जाएगा तो -3/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा ये इधर जाएगा 3/2 प्लस में, उसमें से ये घटाओगे तो 3/2 में से एक घटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2r बराबर हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। एम से एम कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो v बराबर हो गया रूट अंडर जी एम बाई आर, और रूट अंडर जी एम बाई आर, और जीएम को हम लिख सकते हैं स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो रूट अंडर जी आर आ रहा है। लेकिन मैंने बताया था ना कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आंसर आ रहा है, बता सेकंड आंसर आ रहा है, बता बता भाई बता। अच्छा सवाल है रे, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ये देख, 3 पॉइंट मास each of mass capital M are placed at the corner of a equilateral triangle. M mass corner of equilateral triangle पे, ठीक है। Place the corner of equilateral triangle of side A. The potential energy of the system and work done by the side of the triangle it changes to A to 2। पहले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता। तो देख, इसका और इसका पेयर का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए का 3 टाइम्स। बता क्या होगा आंसर। ए स्क्वायर तो नहीं होगा, ये गलत है, ए स्क्वायर नहीं आता है, ये ए स्क्वायर नहीं है, गलत है। माइनस जी एम स्क्वायर भी ये सही है, ये दोनों सही है, ये दोनों क्या है, सही है, ठीक है, ओके। अब बोला वर्क डन, तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखोगे तो बेटा इस दोनों में से कोई आंसर है। अब एनर्जी में ऑब्वियस सी बात है, एक मिनट, हाँ एम स्क्वायर तो आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम है क्या, 3 GM स्क्वायर, जेम स्क्वायर नहीं तो एनर्जी कैसे आ गया, तो पोटेंशियल हो गया, ये गलत है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा भाई साहब। वैसे तो ये बोला है डिस्टेंस ए है तो 2a करने में कितना वर्क है, जब सिंपल लिखा हो तो वर्क बराबर हम लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्सटर्नल का वर्क माना जाता है, याद रखना, ये 12th में बहुत काम आएगा। जब सिंपल वर्क लिखा हो तो एक्सटर्नल का वर्क मानते हैं, तो एक्सटर्नल का वर्क डेल्टा ही होता है। हाँ सर होता है। लॉजिकली देखोगे तो ये गलत है, क्योंकि ये एनर्जी नहीं पोटेंशियल बन रहा है। बी एंड इन सेम है। अरे चाचा यही तो खेल हो जाएगा, यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ पे एम है, चाचा चमन खेल हो जाएगा इतने देर में। देख इधर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। अर्थ मास सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, किसकी, अर्थ मास सिस्टम की, तो ये बेटा मास है m, रेडियस है r, इसके सरफेस पे अगर स्मॉल m मास रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। अगर मान लो इसको उठा के यहां से यहां तक मैंने यहां रख दिया h हाइट पर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए इनिशियल है, तो फाइनल हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा ये आर प्लस एच, ये क्या आ जाएगा, आर प्लस एच, ये आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है एम जी एच, जिस हाइट पे ले गए हैं एच, बटा एम बटा 1 प्लस एच बाई आर, क्योंकि डायमेंशनली सही रखना है, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस ये तुम्हारा पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल का डायमेंशन सेम होगा, 1 प्लस एच बाई आर, क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखिए, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, सॉरी है ना, लेकिन रट लो। इस पर नीट में पिछले 4 साल में 2 बार सवाल है। क्या, अगर किसी एम मास को हम एच हाइट तक लेके जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है एम जी एच 1 प्लस एच बाई आर। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। दूसरी बात, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी देखो, अगर ये अर्थ है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, इसके सरफेस से स्मॉल एम ऑब्जेक्ट को अगर तुम वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो करोगे, अगर इसको तुम वी नॉट वेलोसिटी से फेंकोगे, कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे, वी नॉट वेलोसिटी से फेंकोगे, तो हम सीओएमई लगाते हैं। सीओएमई कहता है यहां पे इसकी काइनेटिक हाफ एम वीई का होल स्क्वायर
पोटेंशियल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर बराबर इन्फिनिटी पे काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल जीरो, ये रिलेशन बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ कि मैंने इसके सरफेस पे जब इसको फेंका तो इसकी ये काइनेटिक और इसकी ये पोटेंशियल, इन दोनों का सम क्या होगा? सर काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो एम ही होता है, और ये पूरी एम की वैल्यू कितनी है? जीरो। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, फील आ जाए तो कमेंट बॉक्स में दिल बना देना कि किसी भी मास को मैं कितना टोटल एनर्जी दे दूं या मैकेनिकल एनर्जी दे दूं कि एस्केप कर जाए। तो भाई साहब ये तो कंसेप्ट वर्क एनर्जी पावर में मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए रिवीजन नहीं कराया है कि अगर किसी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी जीरो है या पॉजिटिव है तो ये फ्री सिस्टम होता है, फ्री सिस्टम, इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव है तो ये बाउंडेड सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं अपने सोलर सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, बोलोगे निगेटिव। सोलर सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तभी वो बाउंडेड है, बताइए, पता है ये बात? तो सुनी थी कहीं, याद रखिएगा। बच्चा कहता है सर कैसे, हमको ये नहीं समझ में आया कि मैकेनिकल एनर्जी जीरो हमने कैसे किया, सर हमको ये नहीं समझ में आया कि मैकेनिकल एनर्जी जीरो कैसे किया। क्या आपको फील आई मैकेनिकल एनर्जी जीरो कैसे किया? भाई ये काइनेटिक है पोटेंशियल, ये टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी। बताओ मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना कर दूं कि मैकेनिकल एनर्जी कि एस्केप कर जाए, किसी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी कितना कर दूं कि एस्केप हो जाए, जीरो कर दो। तो इसको सॉल्व करके तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू ये आई है √2 GM/r। जहां पे जीएम की वैल्यू देखो क्या रख सकता हूं, देख लो कन्वर्जन, जीएम को रख सकते हैं स्मॉल g r², तो स्मॉल g r² बटा r √2 GR, और इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। हाँ, अब रूट को अगर यहां से बाहर निकालो तो ये हो जाएगा r² को रूट से बाहर निकालो तो हो जाएगा r √8/3 0 पाई, होगा क्या? हाँ सर बहुत इजी है, ये तो वेरी मच सिंपल है ना। तो एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है? सर एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर मास कांस्टेंट है तो। एस्केप वेलोसिटी डेंसिटी के टर्म्स में प्लैनेट के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। बताइए, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या आपके ये खाली डब्बे में, ये दिमाग तो नहीं कह सकता, खाली डब्बे में क्या ये डेटा सेट है? खाली डब्बे में क्या ये तेरा डेटा सेट है? खाली डब्बे में कहां गया तेरा खाली डब्बा? रियाल विमान टन टन बजेगा। खाली डब्बे में क्या सेट है? बता कितनी चीजें बढ़ा दी? सर ये तो ड्राइव करा दिया आपने, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट समझा दिए। अब दो बातें जिससे नीट में सवाल पूछे। एक, अगर आपने गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा दी तो उसकी इन्फिनिटी पे वेलोसिटी हो जाएगी √अंडर गिवन वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का होल स्क्वायर। इस केस में मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, यस। सवाल आया नीट में इस पे, ठीक है। 11.2 होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर तूने गिवन वेलोसिटी एस्केप से कम दिया, क्या दिया? कम दिया, तो हाइट बराबर जाएगा r डिवाइडेड बाई, पॉजिटिव है, ज्यादा जो होता है एस्केप ज्यादा है तो v का होल स्क्वायर बटा v गिवन का होल स्क्वायर -1। ये दो केस है एस्केप वेलोसिटी के, ये दो इंपॉर्टेंट केस है और इस दोनों पे बेटा सवाल है। क्या है? इन दोनों पे सवाल है एस्केप वेलोसिटी के, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सर सोने दो, अब तो सो जाना, मैं तुम्हें पकड़ के बैठा हूं क्या? मत सो मैं तुम्हें पकड़ के बैठा हूं क्या कि प्लीज मत सोइए ना, प्लीज। सोने जा रहे हैं क्या सनम? सोने जा रहे हैं क्या? मत सोइए ना, जूस पी लीजिए। हम सनम तुम सनम, अब सब है सनम सनम। चलिए, हम सनम तुम सनम, हम सब हैं सनम सनम। चलो, क्या ये सेट है क्या? यस।
अगर अगर गिवन वेलोसिटी तुम्हारा ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी से, तो इन्फिनिटी पे स्पीड होगा रूट अंडर वी जी का होल स्क्वायर माइनस वी ई का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द वर्क डन टू टेक द पार्टिकल फ्रॉम एम मास एम फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट इक्वल टू 2r। अरे भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन होता है। ओ भाई सही कह रे भाई बा, तो ये हो जाता है एम जी हाइट बोल 2r बटा 1 प्लस हाइट बोल 2r बटा r से r कट गया तो 2mgr बटा 2 प्लस 1 3, तो 2/3 mgr। ले भाई 2/3 mgr चौथा आंसर आएगा। आप घर कैसे जाएंगे? BMW है मेरे पास, नीचे लगी है, बात करता है अपना सोच। टमटम और रिक्शा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। BMW सर की हमारे नाम, कैसा लगेगा? पता है आरटीओ ऑफिस और BMW वाला तुमको देने से मना कर देगा कि हमारी BMW की वैल्यू घट जाएगी ऐसे नाम पे अगर रजिस्टर्ड हुआ तो। बैगन कुमार कैसा लगेगा बता? बता कैसा लगेगा? बताओ ये हो गया क्या? डन है क्या बेटा? ये डन है क्या? सर जोरदार डन है। आगे देखिए, ये बातें मैंने करा दी। अगर अगर गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो देखो ये हाइट आ गया, देखो हाइट आ गया। हाँ सर, अगर गिवन वेलोसिटी तेरा ज्यादा है तो देख इन्फिनिटी पे ये वेलोसिटी आ गई। ये बात आपको समझ में आता है क्या? इस पे डायरेक्ट सवाल होगा कि गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी का डबल दे दिया तो क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 टाइम्स हो जाएगा। तो समझ गया। सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूमता है। जैसे मान लो ये प्लेनेट है, ये क्या है तुम्हारा? मान लो ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट। इस प्लेनेट का ये मास m है, रेडियस r है, और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस के सर्कुलर पाथ पे एक स्मॉल m मास का सैटेलाइट घूम रहा है। तो सैटेलाइट जब ना दिया हो, सिंपल सैटेलाइट हो तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इलिप्टिकल नहीं होगा। नहीं, सैटेलाइट सिंपली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और प्लैनेट कहीं लिखा हो तो ये इलिप्टिकल होता है। ये क्या होता है? इलिप्टिकल। अगर प्लैनेट लिखा हो तो इलिप्टिकल, प्लैनेट लिखा हो तो इलिप्टिकल। सिंपल अगर सैटेलाइट लिखा है तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी है तो इसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होगा mv²/r, और वो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स देगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r स्क्वायर। m से m कट जाएगा, r से r स्क्वायर कटेगा, r बचेगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई √gm/r। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी √2 टाइम्स कम है क्या? तो सैटेलाइट के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें और। क्या दो इंपॉर्टेंट बातें? सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमेगा। अरे भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी फिक्स ऑर्बिट में तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क जीरो रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा gm/r। इस gm को हम लिख सकते हैं g0 r², r से r कटेगा √gr, और ये 4/3 पाई g ρ r आएगा। अंदर में r² है, सॉरी r²। यहां से देखेंगे तो एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सैटेलाइट इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी को √2 टाइम्स कर दोगे वो एस्केप आउट हो जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधा होता है। यही तुम्हारा एटम में भी सही है, उसके रेफरेंस में भी ये क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब देखिए 2021 में एक सवाल पूछा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v बराबर k टाइम्स ऑफ v, जहां k एक से कम है, मतलब एक कम वेलोसिटी है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द मैक्सिमम हाइट एबव द सरफेस रीचेस। मैक्सिमम हाइट होता है बेटा r बटा एस्केप वेलोसिटी v का होल स्क्वायर बटा v गिवन है k² v का स्क्वायर -1। ये कट जाएगा, k² एलसीएम लोगे तो r बटा 1 माइनस k² बटा k² ऊपर चला जाएगा, ये आंसर है। r k² बटा 1 माइनस k², यही सिखाया था।
यही सिखाया था। यही सिखाया था बेटा, देखिए ध्यान से, यही सिखाया था बेटा। यही सिखाया था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, escape velocity from the earth's surface is v, escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times of the earth radius as mass density, एक मिनट, having a radius 4 times that of earth and same mass density, same mass density, same mass density। बेटा मास सेम नहीं है, मास डेंसिटी सेम है, तो escape velocity is proportional to radius आएगा। हैविंग रेडियस 4 टाइम्स, तो escape velocity मेरे हिसाब से 4 भी टाइम आएगा। सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। देखिए तो एक बार, देखिए तो एक बार, देखिए तो एक बार, सी नहीं होगा बेटा, एक बार ध्यान से देखिए, बी मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, escape velocity बॉडी ऑफ द surface ऑफ अर्थ इज इतना, अर्थ ऑफ मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, देन escape velocity। अब देखो escape velocity होता है √2gm/r, तो ये कह रहा है कि अर्थ मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस, अर्थ मास इंक्रीजेस ट्वाइस एंड द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, ये आधा हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो √4 मतलब 2 का फ्रैक्शन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से escape velocity जस्ट डबल होगा, थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्थ एज्यूम टू बी a sphere of radius r, प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट द हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, escape velocity COMe से तुरंत निकाल लेना, वहां पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर इन्फिनिटी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, बहुत इजी है, बहुत इजी है, अरे तो बहुत इजी ऐसे कर लेना। नेक्स्ट देखो, बॉडी अटेन्स अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इट वाज प्रोजेक्टेड। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कितनी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया होगा, ये होमवर्क है, तुम्हें मैं पूरी एनालिसिस करके बता दी है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक होल whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it। देखो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां से लाइट भी एस्केप नहीं करती है, मतलब यहां से एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। अगर एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ऑफ लाइट की किसी के ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी नहीं, तो एस्केप करेगा नहीं, और एस्केप वेलोसिटी होता है √2gm/r। तो बोला है कि इफ अर्थ जिसका मास इतना है हैव टू कंप्रेस्ड टू बिकम अ ब्लैक होल, तो अर्थ की रेडियस कितनी होनी चाहिए कि वो ब्लैक होल हो जाए, तो रूट को इधर ले जाओ, c² बराबर 2gm/r, 2gm/r, तो r बराबर हो जाएगा 2gm/c²। ये कुछ आता है 10⁻⁻² मीटर। अर्थ की रेडियस अगर 10⁻⁻² मीटर हो जाए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के 3 लॉ हैं बेटा, केपलर्स के 3 लॉ हैं, ध्यान से सुनिएगा, केपलर्स के 3 लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ क्या कहता है, केपलर्स चचा का पहला लॉ कहता है द प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, सन एक फोकस में होता है। केपलर्स लॉ याद रखिएगा, ये बेटा प्लैनेट के लिए है, ये किसके लिए है, प्लैनेट के लिए। केपलर्स लॉ किसके लिए, प्लैनेट के लिए। पहला लॉ कहता है, पहला लॉ कहता है प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स फोकस, यहां पे सन एक फोकस पे है और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है जहां पे मिनिमम रेडियस ये r1 हो गया, मैक्सिमम रेडियस r2 हो गया, कई बार ये r1 r2 देते हैं, तो मीन रेडियस आप लिख सकते हो r1 + r2/2, ये याद रखना। मीन रेडियस क्या होगा, r1 + r2/2। मैक्सिमम बटा मिनिमम रेडियस होता है 1 + EA, 1 - EA से कट जाएगा, 1 + E डिवाइडेड बाई 1 + E, ये r मैक्स r मीन का रेशियो है। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लेनेट सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे समझाऊंगा। ये मान लो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां पे सन है और किसी इंस्टेंट पे प्लेनेट है यहां पे, तो ये इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई, और यहां पे मान लीजिए कि स्पीड है इसकी v।
अब बहुत थोड़े से टाइम में, बहुत थोड़ा सा टाइम में, बहुत थोड़े से टाइम में ये प्लेनेट घूम के यहां पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर? वी डी टी, बहुत थोड़े से टाइम में। तो ये एरिया कितना होगा सर? ये एरिया होगा हाफ इंटू ये रेडियस आर इंटू ये वी डी टी, ये एरिया हो जाएगा, छोटा सा एरिया। डी टी को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी हो गया आर वी बाई टू। इस डी ए बाई डी टी को हम कहते हैं कांस्टेंट। सर ये कैसे कांस्टेंट है? ये लॉ है, केपलर्स ने बोला था ये कांस्टेंट रहता है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया चलता है। अगर टी टाइम में ए एरिया चला है तो टू टी टाइम में टू ए एरिया चलेगा, जितनी टाइम प्रोपोर्शनल में एरिया होता है। और आर भी बटा टू कॉन्स्टेंट है। यहां पे अगर मैं मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूं, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया? यहां पे अगर मैं मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूं तो एमबीआर तो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एल बाई टू एम आ जाएगा। ये देखो डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है, जिससे प्रूफ हो गया कि एल बाई टू एम भी कांस्टेंट होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इस पे सवाल कुछ ऐसे बनते हैं, मान लो कि यहां से यहां तक एरिया चला है टी टाइम में, और ये है तुम्हारा 4a एरिया, तो यहां पर टाइम कितना लगा होगा? पता है हम क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर टी टाइम में एरिया चला है, 4 गुना एरिया चलेगा 4 गुना टाइम में, तो टी डैश बराबर हो जाएगा सिंपल 40। क्या फील आया इस बात का? फील आया? देखो ना, डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो डीए इज प्रोपोर्शनल टू डी टी हो गया ना, जितना गुना टाइम उतना गुना एरिया, जितना गुना एरिया उतना गुना टाइम, ये होता है। और थर्ड है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, टाइम का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, टाइम का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। चलिए अब यहां पे एक बढ़िया सवाल लिखा है, अ प्लैनेट रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? अगर मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो स्पीड भी कांस्टेंट नहीं, ऐसे 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 चल रहा है, तो यहां पे r इंटू वी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। जहां पे डिस्टेंस कम है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। हैज द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इज नियरेस्ट द सन। नहीं, लीस्ट नहीं ना, नियरेस्ट सन पे ज्यादा होगा। एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। नहीं यार, एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नहीं यार, फॉलो अ ट्रेजेक्टरी सच दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। भाई साहब एक ही सही है, वो ई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक ही सही है, एक ही सही है, ठीक है, एक ही सही है, देख एक ही सही है। नेक्स्ट देखो, इमेजिनरी मोशन विथ एरियल वेलोसिटी dA by dt of position vector of a planet depends upon the angular velocity omega and the distance of the planet from the sun is r, then correct relation for the aerial velocities। तो एरियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है, ये क्या कह रहा है? इन अ प्लैनेटरी मोशन इन एरियल वेलोसिटी dA by dt of position vector of the planet depends upon the angular velocity omega and the distance of the planet from the r, then correct relation for the aerial velocity। एक मिनट, dA by dt तो हमने ये पढ़ा था, v इंटू आर, और v को हम लिख सकते हैं आर ओमेगा, तो इसको लिखेंगे आर ओमेगा इंटू आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा। बुर्बक बना रहा है साला, बुर्बक बना रहा है, थर्ड हो जाओ तो आंसर ले, तो मेरे से पहले कर लिया क्या? गजब यार, देख तो क्या बेवकूफ बनाया यार, देखो तो क्या बेवकूफ बनाया। ये देख, ये नीट 2018 का सवाल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एलिप्टिकल ऑर्बिट शोन ऑन पोजीशन ए बी सी आर के के बी के सी ऐसे मेजर एक्सिस शोन इन फिगर। देन देखो, सबसे पास में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, सबसे कम डिस्टेंस यहां पर होता है ए पर, तो ए पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ए पर काइनेटिक सबसे एनर्जी ज्यादा इसमें है, तो बी आंसर आएगा। बस बाकी मुझे कोई मतलब नहीं, ए पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आना चाहिए, बीच में नहीं होगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है। यहां पे स्पीड सबसे ज्यादा होगा, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। इस पर ऐसे भी सवाल आते हैं, ये क्या बना है, ये तेरा शकल था, तू पहचाना? अचानक से नहीं लोग, अरे मैं कैसे आ गया बोर्ड पे, री री री। ये देख R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है,
यहां पे वेलोसिटी है मैक्सिमम, यहां होती है मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v मैक्सिमम इंटू r1 बराबर v मिनिमम इंटू r2 होता है। Kepler's third law states that a square of period of revolution capital T of a planet around the sun is proportional to third power of the average distance between the sun and planet. T square is KRQ, where K is the constant of the mass of the sun and the planet. Capital M and small m respectively as Newton's law of gravitation force attraction between this ना. G is the gravitation constant, the relation between G and K described as. G और K में क्या relation होगा ये पूछा है। देख भाई क्या होता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सवाल पढ़ के वहां तक पहुंचना एक अलग लेवल का टास्क है। देखो कहीं ना कहीं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि केपलर्स लॉ में जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर की होता है उसमें के की वैल्यू बताओ, तो के की वैल्यू निकालने के लिए उसको तो ड्राइव करना पड़ेगा। हाँ तो देख, अगर मान ले इस प्लेनेट से आर डिस्टेंस में कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो इसको घुमाने के लिए ओमेगा के टर्म्स में जो फोर्स लगता है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर लगता है, जो कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जी कैपिटल में स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर के बराबर होगा। स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई कैपिटल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बटा, ये आर को इधर लाओगे तो आर क्यूब। अब यहां पर ध्यान से देखना, इसको स्क्वायर करके उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी उल्टा कर दो आर क्यूब बटा जी एम। अब हम जानते हैं कि सीधा सीधा इसको मैं यहां ले जाऊं तो टी स्क्वायर बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर बाई जी कैपिटल एम आर क्यूब, तो यही तो तुम्हारा केपलर कांस्टेंट है। हाँ सर, ये के और इसको रिलेट कर दो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर, ये के हो जाएगा, तो के बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। ले ये पूछा है के जी एम बराबर 4 पाई स्क्वायर बोल दे, के जी एम 4 पाई स्क्वायर, ये पाई है। ले देखो समझ में आया, सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, देन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बटा पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो इसके कंपेयर में डबल होता है और निगेटिव होता है, तो 2x हो जाएगा, मतलब ये 1:2 आएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो 1:2 लिख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है, इस पे सवाल बहुत आते हैं। Satellite of mass m orbiting on the earth at a height h from the surface, total energy of the satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity at the earth surface। देखो टोटल एनर्जी जो होता है ना, कुछ मत करो, पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दो बस, पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दो बस, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दो, तो सर टोटल एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2 इंटू डिस्टेंस आर, तो क्या बोला है ऑफ रेडियस आर एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस, तो आर प्लस एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पे जी कैपिटल एम को हम लिख सकते हैं जी नॉट आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी नॉट आर स्क्वायर स्मॉल एम बटा आर प्लस एच इंटू 2 विथ निगेटिव साइन, ये आंसर आएगा। अब इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ पूछा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे भाई नीचे प्लस है, नहीं तो कट नहीं जाता, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नीचे प्लस है। तो बताइए कौन सा आंसर बन रहा है, अरे यार यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये आंसर बन जाएगा, नहीं तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए, satellite of S1 S2 moving in a same orbit, then mass of S1 is 4 times the mass of S2, which of the following is correct? The kinetic energy of the two satellites are equal, नहीं, अगर मास अलग है तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी उसके मास पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 4 टाइम्स ऑफ S2, जब सेम ऑर्बिट में तो टाइम पीरियड सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट इन टू केसेस आर इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg, ये सेम होगा। S1 मूविंग विथ अ सेम स्पीड, टू सैटेलाइट S1 S2 मूविंग विथ अ सेम ऑर्बिट, the mass of the S1 is 4 times the mass of, which of the following is statement is true? S1 S2 are moving with same speed नहीं हुआ, potential energy of the earth and satellite of the two cases are equal, नहीं मास अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग होगा, मेरे हिसाब से डी आंसर आएगा। देखो तो डी आंसर आएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो मास पे डिपेंड करेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी तो मास पे डिपेंड करेगा ना भाई। सैटेलाइट इज, ये कर लीजिए होमवर्क है भाई, बहुत इजी है।
सेटेलाइट ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बी टाइम पीरियड टी एंड डी इज द डेंसिटी। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक दो सवाल तो खुद कर ले। एक बढ़िया सवाल कराता हूं मैं, ये बढ़िया सवाल देख। ऐसे सवाल बेटा आते हैं, नीट 2022 में पूछा है ये। v बराबर माइनस के बटा एक्स, देन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहां पर क्या होगा, I बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो v की वैल्यू रखेगा माइनस के बाई एक्स। अब v को माइनस के बाई एक्स रखें, माइनस माइनस प्लस के और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस के बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कहां पूछा है, तो x की वैल्यू दी है 2, तो I बराबर हो जाएगा माइनस के बटा x की वैल्यू 2 दी है 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस के बटा 4 आ जाएगा। फोर्थ माइनस के बटा 4। नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट ऑफ मास m पुट इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज। अरे यार, ऑर्बिटल स्पीड पूछा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी स्पीड होगा रूट अंडर 2 या सिंपल जी एम बटा आर प्लस एच, जी एम आर प्लस एच। सेटेलाइट ऑफ मास m पुट इनटू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज। फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ इसमें, ये आ जाएगा सिंपल। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो जी एम बटा रेडियस, रेडियस हो जाएगा आर प्लस एच। ये थोड़ी ना होगा, ये गलत है, ये गलत है। ऑर्बिटल स्पीड पूछा है बस, हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल स्पीड पूछा है बस। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हैविंग मास m एंड रोटेटिंग अबाउट एट हाइट इतना, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा एट हाइट इतना, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो ये हो जाएगा r प्लस h की वैल्यू भी r, तो होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2r। ठीक है, और gm को लिख सकते हैं स्मॉल जी आर, तो माइनस इसको लिख सकते हैं स्मॉल जी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम बाई 2r। r से r कटेगा तो आ जाएगा r, ये होगा माइनस जी आर बाई एम बटा 2, मतलब 0.5। ये अच्छा सवाल है, एक बार देखो तो, देखो तो, देखो तो सही है क्या? यस सर, बहुत सही है। प्लेनेट इन द रेशियो ऑफ मास, ये असर्शन रीजन है क्या, बहुत डिमांड करते हो, कर लेना। एक सवाल ये देखो, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ लैटिट्यूड टू r। लैटिट्यूड का मतलब हाइट फ्रॉम सरफेस, लैटिट्यूड का मतलब होता है हाइट फ्रॉम सरफेस। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट फ्रॉम सरफेस। अब ये बढ़िया सवाल है, क्या है, सुनना, अच्छे सुनना। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट ऑफ मास m एंड कैपिटल R। एक प्लेनेट है जिसका मास m है, कैपिटल R है, यहां से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब इसको मैं कितनी काइनेटिक एनर्जी दूं कि ये सरफेस से h बराबर 2r हाइट पे जाके एक ऑर्बिट में फिक्स हो जाए। क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब तुम दोगे, और दोगे तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो कितनी एनर्जी दूं कि यहां पर जाके सेट कर जाए। सुनना अच्छे से जो कह रहा हूं, सुनना अच्छे से बेटा। यहां पे खुद की इसकी सीओवी देखो, सबसे पहले कंजर्व रहेगा, तो यहां पे इसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा, कैपिटल एम स्मॉल एम बटा। हाँ, अब तुमने ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी दी है बराबर, यहां पे टोटल एनर्जी होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा सर, ये r और अल्टीट्यूड 2r, तो ये हो जाएगा 3r। तो ये बेटा हो गया तुम्हारा, ये माइनस ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया, ये वाला टर्म जाएगा तो प्लस हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 6r। अब यहां पे 6 एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 1 5 बटा आर, सॉरी 5 बटा 6, ये आंसर आ रहा है।
बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें 99% बच्चे गलती करते ही करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखो दो तरह के सवाल आते हैं, एक सवाल आते हैं कि ऑलरेडी, एक सवाल बेटा आता है कि ऑलरेडी मान लो कि ये अर्थ है, इसके सेंटर से R1 रेडियस पे एक सैटेलाइट घूम रहा है, एक सैटेलाइट R1 रेडियस पे घूम रहा है, इसको यहां से घूमते घूमते मुझे R2 रेडियस में शिफ्ट करना है, तो कितना एनर्जी लगेगा शिफ्ट करने के लिए, कितना एनर्जी लगेगा? तो भाई यहां घूम रहा है, यहां पे शिफ्ट करना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, जो डेल्टा ई गिवन होता है, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल कर दोगे। सर इसमें टोटल एनर्जी का डिफरेंस क्यों लिया? अरे भाई वहां भी टोटल एनर्जी का डिफरेंस ही लिया है, ये सवाल नीट का पूछा हुआ है। टोटल एनर्जी क्या होता है, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2R2 माइनस ऑफ माइनस प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2R1। यहां से जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2 बाहर निकलेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। ये टोटल एनर्जी है, उसको यहां से इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में शिफ्ट करने की टोटल एनर्जी। ये भी तो वही है सर, ये वो कैसे है भाई साहब, यहां पे एक पार्टिकल रखा है, सैटेलाइट रखा है, सॉरी ये सैटेलाइट रखा है, तो इसके पास एक ही पोटेंशियल एनर्जी तो है। हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे तो घूम भी रहा है और कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो टोटल आएगा। तो भाई यहां पे टोटल इसकी पोटेंशियल है बस, क्योंकि घूम तो रहा नहीं है। तो जो एक्सेस दिया है, ये जो गिवन एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी फाइनली और माइनस टोटल एनर्जी ये था। देखो ये गिवन एनर्जी। फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। जनरली स्किप कर देते हैं लोगों इसको, लेकिन इस पर सवाल आता है। ये तो फॉर्मूला है, कर लेना। ये क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर। पोलर सैटेलाइट का क्या होता है, पोलर सैटेलाइट का क्या होता है, 100 मिनट। अच्छा इस पर सवाल कर लोगे, T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ पे, इस पे याद रखना। अगर एक ही रेडियस दिया है तो रेडियस रखेंगे, अगर T1 बटा T2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा R1 बटा R2 का क्यूब। दूसरा रेशियो पे सवाल होता है। एक और सवाल देते हैं जहां पे मीन रेडियस आपको लेना होता है R1 प्लस R2/2। बस।